कॉलमनर भी हो गया है, ओके। और उनके अक्रेंस हमने देख लिए हैं। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर भी हो गया कि नहीं? इफ क्यूबॉइडल, अगर मान लीजिए क्यूबॉइडल में, ऑन कर दीजिएगा, इफ क्यूबॉइडल में ग्लैंड्स पाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर, ठीक है। और ग्लैंडुलर कहाँ है? जैसे सलाइवा में हो गया, ठीक है। अब बताइए स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस कहाँ पाया जाएगा? तो अच्छा बता रही हो। अब ये बताओ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पाया जाएगा? नहीं, बोलो। स्किन में पाया जाएगा। सिलिएटेड कहाँ पा, ये बताइए। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। में भी होते हैं, उसी को कॉलमनर बोला गया है, बुक में कुछ बोला है इसको क्या? कॉलमनर ना, ठीक है, कॉलमनर बोले। क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाएगा? क्यूबॉइडल टंग में पाया जाएगा, उसमें ग्लैंड्स भी होंगे तो ग्लैंडुलर भी होगा, ठीक है। कुछ और दवा चाहिए? पानी नहीं पीना तो पीना। फैन तुम्हारी तरफ कर दें? फैन करवा लेना जी। चलो, सैलिवरी ग्लैंड्स में होगा है, सैलिवरी ग्लैंड्स में क्यूबॉइडल है। चलो, अब अगला देखिए कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है सिलिएटेड, एक और भी है। आपकी बुक में 4 ही नहीं है क्या? यस सर। ठीक है, अब आगे देखो। सो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? It is to connect various organs of body and anchor it. एंकर का क्या मतलब समझ में आता है आपको? एंकर, कभी तुमने ये बात देखी है कि जब कोई नाव होती पानी में डाली जाती है तो उसमें से एक एंकर डाला जाता है? पानी में क्या होता है कि मिट्टी में जम जाता है तो फिर नाव हिलती नहीं ना, है ना, होल्ड करके रखता है। तो एंकरिंग के लिए इसी तरीके से हमारी बॉडी को, हाँ बोलो क्या करें, ठीक है। नाउ हमारी बॉडी को बोन से कोई ना कोई तो एंकर करता होगा ना। कौन एंकर करता होगा? हमारे मसल्स को कौन एंकर करता होगा? बोन से। कनेक्टिव टिश्यू। बोन को बोन से कौन एंकर करता होगा? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। हाँ बोलो, ये ठीक कह रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि मसल्स को हमारे बोन से टेंडन करता है, और अहाना ने बताया कि बोन को बोन से लिगामेंट। नॉलेज है, इंफॉर्मेशन इनका देखो कितना तगड़ा है। तो दोनों ही बातें इन्होंने बता दी। अब देखिए, सो इट कनेक्ट्स। और इसके अलावा हमारी बॉडी में और कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू है? जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो कनेक्ट कर रहा है ना। एंकरिंग का भी काम है, कनेक्शन का भी काम है, ओके। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके के हैं चेक करो। नाउ ये देखो, जो एनिमल टिश्यूज है वो 4 तरीके के हैं। एनिमल टिश्यू में जो 4 तरीके के हैं वे कौन कौन से हैं? पहला एपिथेलियल, और दूसरा अभी हम लोग कनेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा मस्कुलर, नर्वस और नर्वस। अर्पित एपिथेलियल के 4 बताओ। हाँ हाँ हाँ, कॉलमनर और फिर कहीं कहीं ग्लैंडुलर भी हो जाएगा। स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, दैट इज क्यूबॉइडल। इसका क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है? कोई बात नहीं, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल, हाँ,
क्यूबॉइडल कॉलमनर कहाँ पाया जाता है? लेट द अदर्स लर्न, ओके, इट इज नॉट योर टास्क, ठीक है। कॉलमनर कहाँ पाया जाता है? अदिति, सर जो कॉलमनर होता है वो इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर बिली होता है जो इंटेस्टाइन होता है। ओके, दैट इज कॉलमनर। कॉलमनर। अगर क्यूबॉइडल में ग्लैंड्स पाए जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? ओके, नाउ कनेक्टिव टिश्यू देखो। कनेक्टिव टिश्यू, these are of 4 types. इसके 4 types हैं। Areolar, first is, next is adipose, third is skeletal, और चौथा है फ्लूइड। ओके, 4 चीजें हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है। तो स्केलेटल को और भी कुछ कहते हैं। स्केलेटल का देख लो। अब ये देखो, कनेक्ट करने में कौन कौन से श्रेया 4 टिश्यूज हैं? कनेक्टिव टिश्यू में 4 टाइप्स बताओ। इधर जो ध्यान जाता है ना, बोलो। स्केलेटन, स्केलेटन, बताइए। एरियोलर, पहला है एरियोलर। जैसा कि अभी अभी आहाना ने बताया, दैट इज एरियोलर टिश्यू में इन्होंने क्या बताया आप लोगों को? टेंडन और लिगामेंट। आते ही उसने सबसे पहले यही बताया। दैट इज कौन कौन से बताए? टेंडन और दूसरा लिगामेंट। तो हम लोग देखेंगे एरियोलर टिश्यू का क्या काम है। इट इज फॉर एंकरिंग ऑफ मसल टू बोन। ये मसल अगर खींचोगे तो निकलेगी नहीं। ये किससे चिपकी हुई है? इसको कौन इसमें एंकर करके रख रहा है? जैसे हमने बताया था ना, इसमें एंकर है। तो मसल को बोन से कौन एंकर करता है? और बोन को बोन से, यहाँ बोन और बोन के बीच में भी कुछ फैब्रिक्स हैं। सही है, दोनों बात समझ आ गई। तो हम इन दोनों के बारे में समझें। पहले एरियोलर के बारे में। क्या आपकी बुक में एरियोलर टिश्यू के डायग्राम हैं? चेक करो। कंपेयर एरियोलर टिश्यू डी देखो। तो डी में कुछ अलग अलग तरीके की सेल्स बनी हुई हैं। ओके, ना दैट इज एरियोलर टिश्यू। चाहे टेंडन हो या लिगामेंट हो, इन सब में यही चीज होती है। थोड़े बहुत अंतर हो गया, अभी हम दिखाएंगे तो डायग्राम में। नाउ इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स हैं। दैट इज टेंडन। टेंडन क्या होगा? एरिकोलर टिश्यू पे। अच्छा अच्छा, एरिकोलर टिश्यू। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में कौन कौन से बताइए? एरियोलर, पहले लिखो एरियोलर। सो एरियोलर टिश्यू का क्या काम होता है? नाउ एरियोलर का मतलब होता है कि इट इज लूज, एंड ये लूज टिश्यू है। इट इज लूज टिश्यू। और इसका काम क्या है? बुक में जरा डायग्राम देखो। तो ये फाइब्रस फाइबर का बना हुआ है, इसी वजह से इसमें मजबूती होती है। तुम्हें मालूम है जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर पढ़ा है? तो इसमें फाइब्रिनोजन होते हैं, या तो इसमें येलो इलास्टिक फाइबर होता है, या फिर इसमें दूसरा क्या हो सकता है बताइए? दैट इज वाइट फाइबर। 2 तरीके के हैं। अब मैं दोनों में अलग अलग बता दूंगा कि टेंडन जो है वो वाइट फाइबर है और लिगामेंट पीले रंग का होता है, और जो टेंडन है वो वाइट, बट दोनों ही फाइबर। तो जैसा बुक में डायग्राम बना है उसको देखिए। तो इसमें बहुत सारे मास्ट सेल होंगे,
और बाकी फाइबर हो गए। ऐसे फाइब्रोब्लास्ट दिखाया है ना। Yes. ज़्यादा इसके बारे में कोई डायग्राम पूछेगा नहीं, लेकिन ये ऐसा है। तो इसमें मेन फाइबर है और मैक्रोफेज है, कहीं कहीं मैक्रोफेज बना हुआ है। ज़्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। इट इज़ लूज टिश्यू, लूज टिश्यू है एंड इट्स फंक्शन इज, इसका क्या काम है, टू एंकर मसल्स टू बोन, और इस सेंटेंस को पूरा करो आना, आइदर इट एंकर्स मसल टू बोन और, वेरी गुड, और बोन्स टू बोन, बोन टू बोन। तो यहां पर ये दिखाया गया है, ये फाइबर है तो ये फाइब्रोब्लास्ट है। एंड दिस इज मास्ट सेल। इनके बारे में और हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये डायग्राम ऐसे आता है तो पूछा जाता है ये किसका डायग्राम है, तो आपको लिखना है दिस इज द डायग्राम ऑफ एरियोलर टिश्यू। बस इतना ही पूछा जाएगा, एरियोलर टिश्यू। चलिए, तो इसके एरियोलर टिश्यू के टू टाइप्स क्या हैं? इट्स टू टाइप्स आर टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट में दो लाइनिंग हमें पढ़नी है, टेंडन लिगामेंट। नाउ इट इज इनइलास्टिक, देखो इनइलास्टिक है। चेक करो, मान लीजिए बोन है, जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये वाली खींच रही है, फिर ऐसे फिर से तो ये सिकुड़ जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और इलास्टिक। लेकिन अगर मैं इसको फ्लैश को खींच लूंगा तो ये नहीं कि मीट बहुत दूर तक जाएगा, छोड़ूंगा तो टक उसी में जुड़ जाएगा, ये तो टूट ही जाएगा। इलास्टिसिटी है इसमें, कुछ नहीं है, बस इसको खींचने से ये फ्लैश अलग हो जाएगा और कुछ नहीं होगा ना। तो इसलिए ये इनइलास्टिक है, जबकि ये कैसा है, इलास्टिक। तो यहाँ से इसको जो बोन को जोड़ा एक फाइबर है, तो जब ऐसा करता हूँ तो खिंचाव पर है, फिर ऐसे कर दूंगा तो परफेक्ट हो जाए। ये ऐसे चल रहा है, समझ आई बात? तो इट इज इनइलास्टिक और जबकि इलास्टिक है। ये वाला कैसा है, इलास्टिक, ठीक। तो इट इज इलास्टिक। अब देखें, नेक्स्ट इज इट ज्वाइंट्स या एंकर्स मसल्स टू बोन। हाँ मानसी, ये क्या करेगा, बहुत हार्ड है आपके लिए, आप बोलो। इट कनेक्ट्स बोन। नाउ इट इज मेड ऑफ white fiber. Bhavin, Yes, sir. it is made of? Yellow fiber. It is made of yellow fiber. ओके, तो ये येलो फाइबर का बना होता है। देखो, ये हमारी बॉडी का मस्कुलर सिस्टम है, दीज मसल्स। लेकिन ये जो भी मसल्स हैं, दीज आर एंकर्ड टू, ये बोन में एंकर्ड होंगी कि नहीं? तो इसको कौन बोन से जोड़ कर रखता है, इन मसल्स को बताओ जरा। और यहाँ से यहाँ के बीच में जैसे बोन है, तो इसमें भी कुछ होगा जो इसको जोड़ कर रख रहा है, वो क्या है, लिगामेंट, ठीक है। तो ये मसल्स है, मसल्स को कौन जोड़ के रखेगा, मसल्स को बोन से, और इसको इससे कौन जोड़ा, इस बोन को इस बोन से। समझ आ गई बात कि नहीं? तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियोलर टिश्यूज रिस्पांसिबल फॉर एंकरिंग बॉडी और होल्डिंग बॉडी इनटू शेप। जब किसी बोन से करते हैं तो फिर इलास्टिक कैसे हुआ? इलास्टिक इस तरीके से हुआ क्योंकि अगर बोन से बोन को खींचा जाए, नाउ अगर दो भी बोन है तो इस यहाँ से
50 लीटर की बाल्टी उठाओगे तो ये दोनों बोन के बीच में लिगामेंट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ये अलग भी हो जाती है। लेकिन ऐसे तो क्या है, बोन के बीच बोन रखी हुई है, अगर कोई जोड़े नहीं तो बताओ क्या होगा। दीज आर द डिफरेंट बोन्स, और इनको कौन जोड़ कर रख रहा है। ऐसे अगर आप सोचो तो ये स्केलेटन की तरह हो जाए, और स्केलेटन में कितनी जान है, क्या ये बकेट उठा पाएगा? नो सर। ये तो कुछ नहीं उठा पाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा बोलो, फाइबर होगा, 50-50 किलो की बकेट उठा लेते हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, तुमने 20 किलो की तुम्हारी कैपेसिटी थी और तुमने 50 किलो उठाया है, तो इसका और इसके बीच में जो 50 लिगामेंट थे ना वो खिंच गए हैं, तो वो सब टूट गए हैं। अब तुम इस पर यहाँ प्लास्टर बंधाओ, 3 महीने आराम करो, तब ये लिगामेंट फिर वहाँ जब टच करेंगे फिर जुड़ेंगे, और फिर जीवन में 10 किलो से ज़्यादा नहीं उठाओगे। यही होता है। बात समझ आ गई? तो अगर आप सोचें कि बोन और बोन के बीच में तो सिर्फ एक ऐसे कनेक्शन है, जैसे कप एंड बॉल होता है ना सिस्टम, उसमें ये घूम रही है, लेकिन सोचो कि नहीं हम इस पर वजन दे दें, तो वजन दोगे तो कोई कनेक्ट नहीं करेगा, तो क्या सिंपली हट नहीं जाएगी वहाँ से? तो कौन उसे जोड़ कर रख रहा है? इतना इतना वजन उठा लेते हो तो दोनों में दो बकेट उठा लेते हैं, कौन जोड़ कर रखता है? लिगामेंट। समझ में आ गई बात? यस सर। अगला देखिए। सो अभी हमने एरियोलर देखा है, नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू देखो, एडिपोज टिश्यूज का क्या मतलब होता है कि हमारी स्किन के ठीक नीचे, ये वाला बता रहा हूँ, फाइब्रोब्लास्ट दोनों में सेम रहेगा, बस इसमें व्हाइट फाइबर है और इसमें येलो फाइबर, और ज़्यादा कुछ नहीं, कलर का वर्क है। ओके, बाकी देखिए नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का क्या मतलब है, हमारी स्किन के नीचे एक लेयर है एडिपोज, फैट की लेयर है, उसका क्या काम है बताओ? हीट रेजिस्टेंट। एडिपोज टिश्यूज का मतलब बिल्कुल थर्मल इंसुलेटर, इट थर्मली इंसुलेट अवर बॉडी, और हमारी बॉडी को 37 डिग्री पर रखती है। चाहे तुम वैष्णो देवी की यात्रा पे चले जाओ या अमरनाथ, वहाँ -20-30 होगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी कितने डिग्री पर रहेगी? 37 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन इसे ऐसा रख पाता है? एडिपोज टिश्यू। अगर तुम कभी धूप में निकलते हो तो तुम्हारे जो स्वेटिंग होती है, क्या उसमें ऑयल भी निकलता है? वास्तव में जब मैं एडिपोज टिश्यू कह रहा हूँ तो तुम फैट टिश्यू मानो, ये फैट है। जो जितना घी तेल खाएगा उसमें एडिपोज टिश्यूज की उतनी मोटी लेयर होगी। समझ आई बात कि नहीं? हमने उसमें किडनी एक बार दिखाई तो उसके चारों तरफ व्हाइट जमा हुआ था कि नहीं? वही तो फैट है। वो चीज़ क्या है? फैट। अगर मान लीजिए कोई मोटा आदमी हो, अब मोटे आदमी को बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया जाए, वो मजे से लेटा रहेगा, और पतले को लिटा दो तो उसके में एडिपोज है ही नहीं, वो तड़पने लगेगा। और इंसुलेशन किसको मिल रहा है बताओ? मोटे आदमी, वो बर्फ पे भी लेटा हुआ है मजे से। तो एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? हमको थर्मल इंसुलेशन देते हैं, यानी हमारे बॉडी के जो अंदर का टेम्परेचर उसको बाहर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, बात समझ आ रही है कि नहीं? फैट टिश्यू है। देखो ये एक और बात बता दी, बोले कि एडिपोज टिश्यू की जितनी मोटी लेयर जिसमें होगी वो थर्मल इंसुलेशन ही नहीं देगा, अभी हमने बताया। ये बोल रहे हो कुशनिंग इफेक्ट भी देगा। अगर मोटे आदमी को डंडा मारोगे तो डंडा टूट जाएगा, बोले कुशन है उसकी बॉडी, गद्दा है, दैट इज वेरी थिन। लेकिन एडिपोज की इतनी मोटी लेयर हो तो क्या होगा बताओ? कुशन मिला कि नहीं बॉडी को? अंदर ऑर्गन है, उसके ऊपर फैट, फिर स्किन। तो इसलिए कुशन किसमें ज्यादा है? दैट इज जिसमें एडिपोज। कुशनिंग वो पतला सा, तुम छू के देखो इतनी कुशनिंग से क्या होगा? इतनी कुशनिंग में तुम यहाँ लाठी मारो ये हड्डी टूट जाएगी। और जिसके एडिपोज है, पुलिस के तो कई लाठियाँ टूट जाती हैं ऐसे अपराधियों को मारने। एडिपोज टिश्यू का मतलब है जब फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, इट इज़ अ फैट सेल। जरा अपनी बुक में एडिपोज टिश्यू का फिगर तो देखो, क्या उसमें फैट सेल बनी हुई है? यस सर। तो फैट ड्रॉपलेट टू साइड। now second is
लास्ट में दिखाया है, तो क्या उसमें फैट ड्रॉपलेट्स लिखा है? यस सर। देखो एडिपोज टिश्यू में हियर सर जो किडनी के न्यूक्लियस है, एडिपोसाइट, फैट ड्रॉपलेट्स। सर जो किडनी के पास था सर वो भी एडिपोज ही था। हाँ? तो जो किडनी के पास जो सर फैट जमा हुआ था वो भी किडनी के पास भी है तो भी वो एडिपोज टिश्यू ही है। दिस इज फैट जहाँ जमा। ओके। यस सर। कुछ ऐसा दिखाया गया कि इसमें फैट ड्रॉपलेट्स हैं। और फैट ड्रॉपलेट्स के अलावा एडिपोसाइट का क्या मतलब होता है? फैट सेल। दो अलग अलग चीजें दिखाई। तो इसमें अब इसमें ये दिखाया गया है कि ये देखो, ये न्यूक्लियस है और ये फैट है और इसका नाम होगा फैट सेल। तो जिस और थोड़े फाइबर्स भी होंगे, ऐसे बनाने, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। तो फैट न्यूक्लियस और फैट सेल। फैट सेल का दूसरा नाम क्या है? एडिपोसाइट। एडिपोस का मतलब होता है फैट, ठीक है। तो अब इससे फैट सेल का दूसरा नाम है एडिपोसाइट। Adipose tissue is the aggregate of fat cell. Is group of fat cells which are lying, जो कहाँ होती हैं वो? Underneath skin and around organs। अभी बताया उन्होंने, किसने बताया कि किडनी के चारों तरफ होता है, कुशनिंग इफेक्ट के लिए। समझ आए कि नहीं? नहीं तो ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि ऐसा मारेंगे गुर्दा फूट जाएगा? गुर्दे को किडनी तो कहते हैं क्योंकि उसके चारों ओर फैट है, क्योंकि वो फूटेगा नहीं। तो लोग यहाँ मारे कहेंगे गुर्दे फोड़ दिए, फोड़ कोई नहीं पाएगा क्योंकि उसकी चारों तरफ उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? एडिपोज टिश्यू। किडनी का ही मतलब होता है ना। चलो, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? अंडरनीथ एंड ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स होंगे उनके, वैसे बेसिकली किडनी ही है और जहाँ और कहीं नहीं है। कुछ कुछ यहाँ पर जैसे स्टमक है, लीवर, इनके बीच में खूब सारा रहता है। हाँ, डायाफ्राम उसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं? एंड अराउंड सम ऑर्गन्स। और कहाँ पाए जाएंगे? कुछ ऑर्गन्स, जैसा कि आपने किडनी में देखा है, फिर से वीडियो में दिखा रहे हैं। एंड अराउंड सम ऑर्गन्स। इसके दो काम इसका क्या क्या है? और एक और बताओ। यस, तेज हो गई, तेज होती जा रही है ये। Now, it gives thermal insulation to body. It gives thermal इसका मतलब क्या है कि अगर बाहर बहुत निगेटिव टेम्परेचर भी, खूब ठंडा है, तो भी हमारी बॉडी में उतना ठंडक नहीं मिलेगा। उसको कौन बचा रहा है हमको? दैट इज एडिपोज टिश्यू। या फिर बहुत ज़्यादा गर्म भी है, धूप में निकल गया, स्कॉर्चिंग सनलाइट, कड़कती हुई धूप, तो भी हमको बचा ले जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन तो दोनों तरीके से दे रहा है ना। एंड मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और हमारी बॉडी का जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है वो मेंटेन करके। हाँ बोलो। उनमें या तो ये बहुत कम होगा, ठीक है कि नहीं। और दूसरा केस क्या होता है कि उनमें जो 3 चैम्बर्ड या 2 चैम्बर्ड हार्ट है, हार्ट उनका एफिशिएंट, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ। सर फीवर में उनको कैसे पता चलेगा? हाँ? अगर फीवर हो गया तो कैसे पता चलेगा? देख लो, बहुत बड़ी बात बोली है। और कितनी बड़ी बात बोल दी, देखो 9th के स्टूडेंट ने।
कि बोले हमारी बॉडी में कांस्टेंट होम्योस्टेसिस है। ये कह रहे हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस से अगर 38 हो जाए हमारी बॉडी में, सारे प्रोटीन हड़ताल पे चले जाते हैं, सब खुल जाते हैं। अगर ये प्रोटीन कहते हैं तभी काम करेंगे जब 37 डिग्री, हम एसी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, एसी के अलावा एसी बंद किया, बॉडी का टेम्परेचर बदला नहीं, उल्टी आने लगेगी सब कुछ। डॉक्टर कहेगा अरे इसको एंटीपायरेटिक तो दो, 37 को बॉडी को लाओ, प्रोटीन वापस आए काम पे, तब तो काम चले। कोई दवा काम नहीं करेगी अगर तुम्हारी बॉडी ने 37 से 98.6 बोल रहा हूँ, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तुम्हारा, बोलो 100 का टेम्परेचर है, सिर्फ 1.6, सारे प्रोटीन हड़ताल पे चले जाएंगे, तुम्हारा जी घबराने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी और ना जाने क्या क्या, एक प्रोटीन काम नहीं करेगा, जबकि इसी हमारे शरीर में 2000 प्रोटीन है, सब खुल जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हिलते हुए अंडे को तुम पानी में रख दो, उसके सारे प्रोटीन खुल के क्या उसे जमा देते हैं, इसे कोएगुलेशन कहते हैं। कभी रखा है? अंडे को उबाला क्या जाता है, जब उसको उबाल ऐसे फोड़ो तो बहेगा, और पानी में उबालो या गर्म पानी में रख दो तो जम नहीं जाता। बॉयल होने का मतलब क्या है, उसके प्रोटीन को तुमने हड़ताल पे डाल दिया, बहुत बड़ी बात होगी। तो प्रोटीन अंदर चला जाता, प्रोटीन खुल जाएंगे, वो फंक्शनल ही नहीं रह जाएंगे। सब प्रोटीन का ही काम होता है, भोजन का डाइजेशन, हमारा हार्मोनल सिस्टम, एंजाइमल सिस्टम, जितना भी बॉडी में सब काम है वो कौन कर रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर तुमने बदल दिया तो क्या होगा, तो क्या हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू की बड़ी भूमिका है। सो इट इज प्लेइंग ए मेजर रोल, इट मेंटेन्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो गिव्स अस कुशनिंग इफेक्ट। एडिपोज टिश्यू ना होता तो क्या हम इतनी देर सीट पर, लकड़ी की सीट पर बैठ पाते, कितनी हार्ड सीट है और मजे से बैठे। सो थैंक्स टू एडिपोज टिश्यू। चलो नाउ it gives thermal insulation to body, it maintains constant body temperature, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है कितने पर, एट 37 डिग्री। हम लोगों का 37 है फॉर ह्यूमन, बाकी और लोग और कुछ यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इन ह्यूमन, एंड गिव्स कुशनिंग इफेक्ट। कुशनिंग इफेक्ट टू बॉडी। जो मोटे मोटे लोग होते हैं कंकड़ पत्थर पे मजदूर सब सो जाते हैं, मजे से गहरी नींद में खर्राटे भी ले रहे हैं, लेबर वेबर काम नहीं करते हैं, और कंकड़ पत्थर पड़ा है, सब एडिपोज टिश्यू पे छोड़ के सो जाते हैं। कहाँ उनको रजाई गद्दा कोई देता। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं। और वहीं निष्ठा को लिटा दिया तो 4 बार पलटे, और मोटा आदमी कोई लेट जाए, लेटा रहेगा, प्रद्युम्न टाइप लेटा रहेगा। अब अगला देखो, स्केलेटल टिश्यू का क्या मतलब है। दैट इज जो भी हमारी बोन है, तो बोन भी तो पूरे शरीर को एंकर कर रही है, और दूसरी चीज है कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल है, वो भी शेप दे रही, इट गिव्स शेप टू बॉडी। अगर तुम ऐसा समझो कि हमारी बॉडी से बोन हटा दी जाए तो सारा फ्लैश नीचे गिर जाए, एंड वी विल बी ए लंप ऑफ मीट, वी विल बी एक मांस का लौंदा रह जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमारी बॉडी को खड़ा कौन रख रहा है, इट इज ओनली द बोन। सो लेट अस सी कि स्केलेटल टिश्यू, कंकाल ऊतक से आप क्या समझते हैं। Now, skeletal tissue are supporting tissue। देखो ये जो था एरियोलर टिश्यू, ये कैसा था, एंकरिंग, दिस इज इंसुलेटिंग, दिस इज सपोर्टिंग। ये बोलो क्या है, एंकर, ये फ्लूइड है, ये एंकरिंग है, ये क्या है, इंसुलेटिंग।
और स्केलेटल क्या करती हैं? सपोर्टिंग सपोर्टिंग फ्लूइड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ब्लड है उसमें। चलो, तो दीज आर सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। चलिए, एंड इट फॉर्म्स, इट गिव्स शेप टू बॉडी, बॉडी को ये शेप देता है। अदरवाइज हम सब स्लाइम माउल्ड्स की तरह होते, ऐसे खींच लिया फिर छोड़ दिया, वैसे ही होता कि नहीं होता। बट शेप किसने दिया इनको? इसी स्केलेटल टिश्यू में। ओके, चला स्केलेटल टिश्यू पे दो टाइप्स देखिए। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। बोन का डायग्राम देखो बुक में, तो ब्लड सेल का ऐसा कुछ दिया है, नहीं तो मैं बनवाता हूँ। अब इसका डायग्राम बनाओ बोन में, ऐसे ऐसे बनाइए। हमारा जो बोन है ये डायनेमिक है, इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट खुलते रहते हैं और निकलते रहते हैं, ठीक है। बोन सेल का दूसरा नाम हर्षिता क्या है? करेक्ट। जैसा कि हर्षिता ने हम लोग को बताया कि बोन सेल का दूसरा नाम ऑस्टियोसेल है, ठीक है। ये बोन सेल, दीज आर बोन सेल। ऑस्टियो यानी ऐसे था ना, वही बना लो इसी तरीके से। ऑस्टियो ऑस्टियोसाइट सही है बुक में लिखा है। कहाँ पे इसका डायग्राम था? ये तो ये जरा यहाँ ज़्यादा क्लियर दिख रहा है ना। सेल का डायग्राम है। चलो, ये मुझे लग रहा है सी क्या वो है। लिखा है, चल, हमको ऊपर बोलते तो लिखा है। मैग्नीशियम पर में सुना नहीं, अभी देख लेंगे नेट में। आपने कहाँ से पढ़ा? ये देखो, अभी देख लेंगे, नेट पे देख लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से कार्टिलेज है। एक से बने दो, देख लो। और दो से कितने बन जाएंगे बताओ? सर 4 तो ऐसे 4 बना लो, 4 से 6 से और 4 से 8 बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा नहीं बनाना है। तो आपको दोनों का डायग्राम पता चल गया? क्या चीज? मैक्सिमम 4 तक ही दिखाया गया, और भी जो बनता बस यही। सर जो उसके अंदर है उसको कहते क्या है? मतलब इसका क्या है कि एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। एक के अंदर दो, और ये इसका क्रिस्टे है, आउटर सरफेस है, ये इसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो ये दीज आर द सेल्स डिवाइडिंग विद इन द आउटर हार्ड कोर। तो सर जो सेल डिवाइड कर रहे उसको कार्टिलेज कहते हैं। हाइलीन, इसको ऑस्टियोसेल, उसको हाइलीन। बुक में लिखा है, सी डायग्राम देखो, सी में लिखा है कि नहीं? ऑस्टियोसाइट भी लिखा है। जो 4 बने हुए बोन सेल ऑस्टियोसाइट। उसको उसका नाम क्या है? नॉन लिविंग मैट्रिक्स है। चलो, और ये सेल्स है, बस इसको आप सेल देख लें। अभी मैं और देख के बताता हूँ। और इनको क्या कहेंगे बताइए? ऑस्टियोसेल। ओके, दीज आर ऑस्टियोसेल। अब इनके बारे में लिखो, बोन कैसी होती है? दिस इज हार्ड मैट्रिक्स एंड इनफ्लेक्सिबल। अभी अदिति इसे नेट से देख के बताएंगे। ये हार्ड है और इनफ्लेक्सिबल है, जबकि कार्टिलेज, ये देखो कार्टिलेज कैसी बताओ? फ्लेक्सिबल इट इज फ्लेक्सिबल। ये तो हार्ड नहीं है। ऑस्टियोब्लास्ट भी कह सकते हैं। जो बोन है वो पोरस होती है, इट इज पोरस। अगर बोन में कोई चीज इंक डालोगे तो अंदर तक इंक चली जाए, लेकिन इस समय ये कैसी है? नॉन पोरस। ओके, इसमें कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। बोन के अंदर देख लो,
इस ये कभी यहाँ पे तुम कट कराओ अंदर में, जिसको यहाँ पर कुछ लोग बाला पहनते हैं ना, कुछ ऑर्नामेंट, तो ज़्यादा इसमें कुछ ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट है, तो वो बिल्कुल ऊपर की स्किन पर है, लेकिन अंदर अंदर में नहीं है। इसमें देखो ये जो बोन है, और ये देखिए इसके अंदर ये बोन मैरो है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बोन मैरो है, यहाँ पर आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल इसी के अंदर बनता है। बात समझ आ गई? तो बोन मैरो हो गया, तो इसलिए बोन के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, और जबकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट है। ओके, अगर तुम ये स्किन हटा दो, सब कुछ हटा दो, जब इस पर पहुंचोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं। इसी तरीके से कान के ऊपर का ये जो पिना है, ये इसकी स्किन हटा दो, और जो अंदर का बचेगा वो बिल्कुल वाइट है। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्या चीज? नर्वस सिस्टम का, लेकिन ये है तो बोन ही ना। देखो अब यहाँ पर आप ये कह रहे सिस्टम कोई भी हो, उस सिस्टम में नर्व से एक अलग सेल है, नर्व अलग काम कर रही, लेकिन वहाँ पर बोन है। तो आप इस समय ये देखो कौन से कनेक्टिव टिश्यू है, तो एक क्रेनियम है, हेड है कनेक्टिव टिश्यू, तो बोन में क्या क्या है बताइए? दैट इज क्रेनियम, ये देख लो, ये क्रेनियम, हेड हो गया कनेक्टिव टिश्यू, तो ये चीज है, बोन हो गया। ये इनफ्लेक्सिबल, ये कैसी है? इनफ्लेक्सिबल है, हार्ड चाहिए हो। हाँ? अब देखो तीसरी चीज इसमें लिखो, ध्यान दो, इसमें है ब्लड सेल प्रेजेंट, और इसमें ब्लड सेल एब्सेंट। एब्सेंट नॉट प्रेजेंट। लिखो ब्लड सेल। सर कार्टिलेज में सर लिविंग होते हैं, सर नॉन लिविंग सेल होते हैं सर कार्टिलेज में। देखो ब्लड सेल नोट करिए, यस सर। एब्सेंट, इसका नोट करो। मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स आर, इसकी जो भी मैट्रिक्स है इसके चारों तरफ की, वो किससे बनी है? इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तुम कितना डिस्टर्ब करती हो निष्ठा, वो कर लेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। सो मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और जबकि ये किसकी बनी है? बताओ, अभी तो बताया है कि तो मैं बिजी थी। करेक्ट, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन। किसका बना है? बोलो चारों डिफरेंस। हार्ड और फॉस्फोरस होता है, इसी यही होना, यही परिणाम है तुम्हारे। बोलो, होना भी यही चाहिए तुम्हारे साथ। हाँ, बोलो, दोनों का डिफरेंस बताइए। अभी भी हंस रहे हो, वो बता रहे, उसे बताने तो दो, पढ़ो। मैट्रिक्स है, ये उसकी मैट्रिक्स प्रोटीन है। एक और सर ब्लड सेल हिल रहा है, सर फ्लोर हिल रहा है। बोन्स में होते हैं जबकि कार्टिलेज में नहीं होते। बोलो चार डिफरेंस। अच्छा, ये तुमने तो चारों सर बता जमीन का आश्रय। हाँ? सर फ्लोर हिल रहा था अभी, जो से अभी थोड़ी देर पहले तो फील हो रहा है, हाँ? सर फील हो रहा है। सर अभी भी? फिर से हो सर। अभी नहीं हुआ सर, अभी बंद हो गया। चलिए अभी हो रहा है, सर अभी हो रहा है। सर हो रहा है। नेट पे देख ले। जमीन का से बोन्स में आएंगे कैल्शियम, एपीफॉस्फेट, जितने फ्लोर एपेटाइट। अब देखो
अच्छा बाहर बूढ़ो जोधपुर में भूकंप। सर सच में काफी बहुत दूर अभी से देखो बंद हो गया 11:47 पे आया था। सर अभी भी आया सर न्यूज़ देने में टाइम अभी भी आ रहा है। यस सर अभी अभी आया आपको फील हुआ? चलो सबसे पहले मैंने नाउ अब फोर्थ देखिए। तो आवाज़ भी आ रही है मैंने देखो ये ऐसे ही हाँ आप झूठ बोल रहे अभी नहीं हो रहा बहुत पहले हुआ आवाज़ भी आई थी हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है ना। देखेंगे इसको पोते से 2-4 आदमी निकलेंगे, हम भी कर जाएंगे बात। कोई चाहेगा बात तो निकल जाएगा। फिर चलिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यस सर बात ना करिए, नहीं तो जो 1.5 घंटे में पढ़ना चाहिए हम आधे घंटा ही का ही मटेरियल पढ़ पाते हैं। हम इधर उधर बस चुप कराने में लग जाते हैं। अच्छे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा ऊंचा कैटेगरी होता है, नहीं तो बार बार बोलते हैं निष्का चुप रहो, निष्का चुप रहो। फ्लूइड में अब देखो, फ्लूइड में कौन सा दो बताया उन्होंने? रुक जाओ, पता तो चले कि सुन भी रही है। अब बोलो, यही चीज है। आप बोलो क्या बताया उसने? ये चीज है। फर्क देखा? तो फ्लूइड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा इसके नाम से भी है, दैट इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन of nutrients and waste। ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। आदित्य और किस चीज को करता है? न्यूट्रिएंट्स को करेगा, वेस्ट को करेगा और ऑक्सीजन वेरी गुड। न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, दैट इज O2 एंड CO2 दोनों को करेगा। और क्या करेगा? एंड वेस्ट। ब्लड तो खुद ही, वही तो टिश्यू है, ये सब काम ब्लड ही तो करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो वो सब अभी बाद में देखेंगे। फ्लूइड किस काम है बताइए? ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे हमने देखा था कि इंटेस्टाइन से सब कुछ ले जाएगा, हर एक सेल को देगा। लंग्स से एल्वियोली बने थे, उनके ऊपर ब्लड घिरा हुआ था, तो वहां से वो ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, सारे सेल को देगा। सेल से लेके क्या आएगा? CO2 और वेस्ट भी लाएगा, क्या? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यस सर CO2 कहाँ देगा? लंग्स को लंग्स वापस कर देगा। Yes, sir. और नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ देगा? सर ये NS लीवर को देगा। लीवर क्या करेगा? उसी लीवर क्या करेगा? सर डिटॉक्सिफाई डिटॉक्सिफाई करेगा और नाइट्रोजीनियस वेस्ट से यूरिया बना देगा। यस सर यूरिया होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया, ठीक है, जो भी होता हो, लेकिन उसको वो क्या करेगा? किडनी को दे देगा। किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकालती है। किडनी सिर्फ एक फिल्टरिंग यूनिट है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। इसके दो टाइप्स क्या है? और तो सुना ही नहीं रहा, अभी 3 लोगों से बुलवा दिया। बोलो, बताओ कौन से दो हैं? थोड़ा तेज बोला, मुझे नहीं सुनाई पड़ पाता। ठीक है, सर लिम्फ और ब्लड लिम्फ एंड ब्लड चलिए अभी धीमे बोल। लिम्फ एंड ब्लड, ओके। चलो, ब्लड होता है और दूसरा क्या है? बोलो। दोनों चलिए, सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ें, फिर लिम्फ के बारे में पढ़ें। एक है रुधिर तंत्र, दूसरा है लसीका तंत्र। ओके,
बैग ऑफ टेम्परेचर हाँ बोलो। सब में होंगे, स्किन के नीचे तो होगा ही। अब देखिए, सबसे पहले ब्लड के बारे में पता करें। ब्लड, सो इट इज रेड इन कलर, it has 4 components. प्लाज्मा होगा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ओके, प्लाज्मा देखो, बोलो, CO2 and O2, ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। चलो, एक तो प्लाज्मा है, ठीक है, ये देखो RBC हो गया और ये WBC। तो WBC और RBC देखो इन्होंने इसकी खोज खबर भी कर दी। That it is a non-nucleated, इसमें न्यूक्लियस नहीं, उन्होंने पता लगा लिया है। देख लो, ये RBC है, इसके अंदर आपको कहीं कोई न्यूक्लियस दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? इसके अंदर जो डॉटेड है वो क्या लग रहा है? हीमोग्लोबिन। इसमें क्या है बताइए? हीमोग्लोबिन। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा, जबकि ये देखो, तो ये व्हाइट था जब खरीदा था, लेकिन अब पीला पड़ गया, इंडियन मेड है। अब जरा देखें, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है? yes, तो इसलिए इट इज WBC इज न्यूक्लिएटेड, RBC इज नॉन न्यूक्लिएटेड। जो नॉन न्यूक्लिएटेड है उसकी लाइफ 3 महीने ही है, वो 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, फिर नया ब्लड बनेगा, रिप्लेस होता रहता है। 3 मंथ्स लाइफ होती है, ठीक है। सर व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को उसकी पूरी लाइफ है, न्यूक्लियस है ना इसके पास, अभी दिखाया कि नहीं? इसके अंदर क्या है? क्या समझ में आ गई? न्यूक्लियस है ना इसमें। अब हम एक एक चीजें लिखें। ब्लड फ्लोज, ब्लड किस में फ्लो करेगा? ये देखो, ब्लड कैपिलरी किस में फ्लो करता है? किस में फ्लो करेगा? ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, इसी में RBC भी होगा, WBC भी होगा, और ये जो टेपर्ड टेप होगा किसी टाइप, वो क्या होगा? दिस इज प्लाज्मा, दिस इज RBC, दिस इज WBC एंड दिस इज प्लेटलेट्स। अब दैट इज, इसको क्या कहेंगे? ब्लड वेसल। ओके, ब्लड किस में फ्लो करेगा? ब्लड वेसल में फ्लो करेगा। नाउ प्लाज्मा, इट इज लिक्विड या फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है बोलो? येलो, ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड। ट्रांसल्यूसेंट का क्या मतलब है? ब्लर होगा सर, लाइट कैन बी पास बट नॉट, ठीक है। थ्रू विच RBC, WBC, प्लेटलेट्स, कार्बोहाइड्रेट, सब सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब इसमें डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज, सब पूरा, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो।
प्लाज्मा का 95% वाटर होता है, बाकी 5% जो और दूसरी चीजें होंगी उसकी अपनी मैट्रिक्स है येलो कलर। ओके, तो प्लाज्मा सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें दूसरी चीजें फ्लो करें। नाउ दिशांत आरबीसी के बारे में 2 लाइन बताओ। मयंक, Sir, it is red blood cells and its life is about 3 and these are replaceable. सही बताओ। And so it contains of hemoglobin. इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा बताओ? हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी टू बाइंड ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन ही है जो लंग्स से ऑक्सीजन पकड़ के सारे सेल को देता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है बताइए? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जो 5 लाइन सबने मिलकर हमने बताई है वो बताओ। आना So, it has hemoglobin. It is red in color. It has disc shape, and it ऑक्सीजन को सर ये मतलब रखता है अपने अंदर बाइंड करता है। बोलो अभी सारी बात बताओ। Sir, it doesn't have nucleus. It contains hemoglobin. Its life is about 3 months. It is red in color. चलो, आरबीसी इट इज रेड ब्लड सेल, ठीक है। इट इज ट्रांसपोर्टर। आरबीसी का कोई काम पूछे बताओ, बोलना बस ये ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट करता है। फिर लक्षिता ये ग्लूकोज और ये सब ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सर राइट सर ग्लूकोज। हाँ ये सब ग्लूकोज भी तो चाहिए, पता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता होगा निखिल? ये कर दिया। बोले सर लिख तो दिया आपने प्लाज्मा। देख इंटेलिजेंट बच्चे हमेशा देख के बता देते हैं। बोले आपने लिख दिया कि न्यूट्रिएंट्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब लिख ही दिया, बोल भी दिया था आपने, और हम ध्यान से सुन रहे हैं। सर पूछो उनसे क्या पूछते हो, बताया कि नहीं? दैट इज इट इज प्लाज्मा ओनली। प्लाज्मा से हो गई तो नहीं, तो नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो, दिस इज C6H12O6, इसी से हो गया, इसी में प्रोटीन सब कुछ है ना। सो प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। फिर ऑक्सीजन कौन करता है? फिर डब्ल्यूबीसी क्या करता है? फिर प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉटिंग, जमा देता है। जहां भी हवा लगी ब्लड को वहीं उसने फाइबर्स बना दिए, जाल बना दिए। जैसे अंडा नहीं जम जाता है, कोएगुलेट, सो इट क्लॉट्स। क्लॉटिंग या कोएगुलेशन यही है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो RBC is red blood cell. It contains hemoglobin, which is carrier of oxygen, which transports oxygen from lungs to each cell. Yes, cellular site. कहाँ पहुँचा देगा? So, it contains hemoglobin. तो इसमें हीमोग्लोबिन है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमो का मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब स्फीयर। तो आयरन कैसे बोलो? वेन्स है। अभी देख लेंगे। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट्स O2 from lungs to, सृष्टि सेंटेंस कंप्लीट करो। The other organs, बोलो मान्या। All the cells, इस सेल को देगा, ऑर्गन को क्या कर देगा? तुम्हारी बॉडी का हर काम सेल में हो रहा है। सेल फंडामेंटल यूनिट है। तुम कभी बीमार पड़ना तो अपना एक ड्रॉप ब्लड दे के आ जाना डॉक्टर से, कह देना हमारी मम्मी कल आएंगी दवा ले जाएंगे अभी ड्रॉप को। तो तुम्हारे एक सेल में जो कमी है वही तुम्हारे शरीर में कमी है। हमें जो बीमारी वो सेल में बीमारी होना, हम इट इज द ग्रॉस इफेक्ट विद इन आवर बॉडी। तो अल्टीमेटली इसे कहाँ सब कुछ देना, न्यूट्रिएंट्स भी कहाँ जाएंगे, सेल O2 भी कहाँ जाएगा। सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। तो टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, सिर्फ आरबीसी का इतना ही काम है।
अच्छा So is the life created? हाँ, इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इसीलिए ब्लड देने के बाद फिर क्या है कि थोड़ा ब्लड दे देते हैं 200 ml तो वो बन जाता है, क्योंकि फिर से 3 महीने बन ही जाता है। नॉन न्यूक्लिएटेड एंड इट्स लाइफ इज, ठीक है, 3 months। हाँ निष्का, WBC बताओ। और सही है क्या, न्यूक्लियर सही है। WBC सबने बता, इन दोनों में पूरा बताया। सो इट इज वाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा बताइए? So it fight against It pathogens. kills pathogen. पैथोजन, पैथोस का मतलब बीमारी और जन का मतलब जनरेटर। पैथोलॉजी तुमने देखी है, जहाँ बीमारी लोगों का इलाज होता, पैथोलैब, और वहीं पर जन का मतलब जनरेटर। तो पैथोस का मतलब बीमारी, कहते हैं वेरी पैथेटिक कंडीशन, बहुत बड़ी बीमारू दशा। पैथोस का मतलब बीमारी, दैट इज पैथोस, और प्लस जनरेटर, तो इसका मतलब है पैथोस का मतलब होता है इलनेस। सो इट किल्स पैथोजन, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज एंटीजन विच किल्स पैथोजन। नाउ इट इज न्यूक्लिएटेड, सो इट बिल्ड्स, आज शांत सेंटेंस पूरा करो। इट बिल्ड्स, कहीं कहीं दो बिल्कुल सरल सेंटेंस आया है, तुम्हारे लिए आया है। आप बोलो क्यों? ये हमारी बॉडी में क्या बिल्ड करता है? एंटीबॉडीज। हाँ, या इम्यून सिस्टम। इट बिल्ड्स इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ये हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इट इज टैपर्ड, देखो टैपर्ड है, नुकीला, टैपर्ड, टैपर्ड and of irregular shape. ठीक है, इसका काम क्या है? If there is any cut or scratch mark and blood is exposed to air, blood, ठीक है ना, तो तुरंत क्या करेगा? It clots, वहां पे जमा देगा and plug in the site of injury, नहीं तो वहीं से हमारा सारा प्रेशस ब्लड ही बह जाए। हवा, O2 मिली नहीं, इसने अपना काम शुरू किया। सो इररेगुलर शेप, इफ देयर इज कट और इंजुरी एंड ब्लड इज एक्सपोज्ड टू एयर, एयर बोल रहा हूं तो O2 समझिए। इट क्लॉट्स, जमा देगा द ब्लड एंड प्लग इन, निखिल बताइए किसको प्लग इन करेगा? एंड प्लग इन द साइट ऑफ इंजुरी, जो इंजुरी की साइट है वहां पर प्लग इन द साइड। किसी भी जगह पर पानी बह रहा है तो वहां प्लग लगा दो, प्लग इन, प्लग आउट, प्लग निकाल लो। जैसे नल से पानी बह रहा है उसमें एक प्लग लगा दिया जाए। अब देखिए
फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के काम क्या क्या है? ये देखिए, ये हम लोग का हार्ट है, सही है, और हार्ट में हम लोग का ऐसे कई चैम्बर बने होंगे, सही है। तो यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से पूरे शरीर में चला जाएगा। देखो यहाँ से ब्लड जा रहा है, ओके। तो ये जो जाएगा ये आर्टरी है, क्या है बोलो? आर्टरी। बहुत प्रेशर से जाएगा, आर्टरी अंदर अंदर है। किसी कटी हो तो देखना बहुत ऊंचा फवारा निकलता है, आर्टरी से ब्लड होगा। हार्ट ने पंप करके भेजा है ना। अब सबसे पहले ब्लड कहाँ से निकला बोलो? आर्टरी से। किससे निकला? आर्टरी। आर्टरी भी ब्लड वेसल है, जिससे ब्लड बहे वो ब्लड वेसल है। ये आर्टरी आगे चल के बहुत पतली 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 कैपिलरीज में, जितनी हम लोग के हेयर है ना, हेयर लाइन थी, तो बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज में बदल जाएंगी। अब बदलने के बाद क्या यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी? भाई एक आर्टरी से करीब करीब हजारों ब्रांचेस निकले तब तो हर सेल पे पहुंचे। हर सेल पे जाना है ना इनको। फिर सारी सेल के पास जाने पे क्या इन्होंने अपनी सारी ऑक्सीजन दे दी क्या? अब सारी ऑक्सीजन दे दी तो बोलो ये जब वापस आई तो इनके पास कोई भी चीज, जैसे ये देखो, कौन सा, चलो ये देखिए, ये अगर मान लीजिए ऐसे है, यहाँ सब सेल्स हैं, और फिर इसके बाद इन्होंने सेल को दे दिया, और फिर ये अब ये फिर से कंबाइन कर दें, तो ये जहां से आई थी उसको हमने क्या कहा बोलो? आर्टरी। और जब ये सेल है, सेल के पास ये सब जा रहा है ब्लड, इसको कहेंगे कैपिलरी। कैपिलरी इतनी पतली होती है, हेयर लाइन ठीक बहुत पतली। अब कैपिलरी के बाद यहाँ ये क्या कहलाएगी? सब भूकंप आ रहे हैं, सब भूकंप आ रहे हैं। आया फिर से? सर अभी भी आ रहे हैं। आ रहा? शायद से कोई ड्रिलिंग हो रही होगी, शायद से ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग बहुत तेज हो रहा है। आ तो रहा। ड्रिलिंग हो रही होगी। बुलडोजर घूम रहा होगा। नहीं भूकंप तो है 10 बजे। जो पिछले घंटे से आ रहे हैं। चलो तुमको ये पता चल गया? मेरा कहने का मतलब है अगर कोई चीज, ये देखो, ये इसमें आ रहा है टीवी में सारा सिस्टम मैडम। There is cut. चलो कैपिलरी, ये देखो, these are fine capillaries, ओके। चलो अब ये देखो, ये तो आपने पहले भी दिखाया था ना। तो बहुत सारे pores कितने हैं। पतले पतले हो जाते हैं, ब्लड कितने पतले में चला जाएगा? These are, इसके अंदर पाइप है, पानी जा सकता है। इट इज सो फाइन, समझ में आया कि नहीं? इसलिए थ्रू एंड थ्रू फूकने पे तो इतनी पतली पतली पाइपलाइंस में चला जाएगा। तो ब्लड कितनी पतली हो जाएगा? हेयर लाइन। इट इज सो थिन, समझ में आ गई बात? तो अब बताओ, ऐसा होने के बाद क्या उसमें कुछ प्रेशर बचेगा? कुछ प्रेशर नहीं बचेगा। तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर में है, लेकिन बताओ वेन्स में पहुंचने पे क्या होगा? तो प्रेशर कम हो इतना जाएगा। प्रेशर नहीं हो। उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा। कितना पास कर। तो ये हार्ट से आया, अब यहाँ पे जब वेन से फिर हार्ट में गिरेगा तो बताओ इस पे प्रेशर होगा क्या? तो यहाँ से देख लो, यहाँ से गया ब्लड, इसमें गया, फिर यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ पर आएगा, कहेगा अरे तुम आ गए, अच्छा तुम्हारे पास ऑक्सीजन तो होगी। बोलेगा कहाँ है ऑक्सीजन, सब तो सर ने ले ली। बोलेंगे अच्छा तो तुम डीऑक्सीजनेटेड होके आए हो। तो वहां से जब गया था हार्ट से तो कैसा था बताओ? क्या रेड कलर का था? सर ऑक्सीजन और सारी ऑक्सीजन किसने ले ली इसकी? तो सेल्स ये पूरा रेड है,
और इसमें से भेजा, उसने कहा जाओ सारे सेल को ऑक्सीजन दो, तो सेल निकाल ले आया ऑक्सीजन, ना उनको ऑक्सीजन दो, सेल ने ले लिया ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही इसकी ऑक्सीजन ले ली गई, अब इसका कलर कैसा हो गया? तो उसने कहा अगर तुम आ गए हो तो अब ऐसा करो, आ गए हो तो अच्छा है, अब जाओ तुम लंग्स पे चले जाओ और वहां से नई ऑक्सीजन लेके आओ। तो बोलो ये यहाँ से फिर भेजेगा क्या? इस वाले नीचे वाले चैम्बर से इसको कहाँ भेजेगा बोलो? तो इसको भेज देगा। अब ये लंग्स में गया, लंग्स में इसने क्या ली? ऑक्सीजन। लेकिन लंग्स में जाते जाते तक भी ये ब्लू कलर का था, लेकिन लंग्स से जब आया वहां से एल्वियोली से मिलके, तो इसका कैसा कलर हो गया? रेड। और यहाँ पर गिरा, बात समझ आया? तो अब यहाँ पर इसका कैसा कलर हो गया? इसका मतलब है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, जिसमें 2 चैम्बर में ब्लू कलर की है डीऑक्सीजनेटर, 2 में क्या है? ऑक्सीजन। अब समझो वो सब जाता है। यही आर्टरी, ये जो आर्टरी है ना, आर्टरी में 3-4 और ब्रांच होंगी, वो सब कोई लीवर पे जा रही है, पूरे बॉडी में सिस्टम चल रहा है, एक पार्ट पंपिंग भी हो रही। बोलो बात समझ में आ गई? इसी में से अब जरा देखिए कि जब ये यहाँ से जाता है तो सिर्फ O2 लेके नहीं जाता है, और साथ में क्या लेके जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज लेके जाएगा, सब कुछ, प्रोटीन लेके जाएगा, और सबसे क्या बोलेगा? न्यूट्रिएंट्स ले लो, ग्लूकोज ले लो, फैट ले लो। ये कह रहे पूरा दिन तो सोए रहते हैं, हम नहीं लेते ग्लूकोज। सर कहेंगे हम लेके क्या करेंगे? भूख नहीं लगती ना जब हम लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे कई बार। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा? अपने ग्लूकोज ये सब बाहर छोड़ देगा, कहेगा हार्ट के पास जाएंगे, बोलेगा किसी को बांट के नहीं आए क्या? एट दैट टाइम लिम्फ काम आता है, चौथी चीज जिसको ये लसिका तंत्र कह रहे हैं। नाउ सी, ये क्या करेगा बताइए? ड्यूरिंग इट्स साइकिल ऑफ ट्रेवल, मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या क्या ये बाहर फेंक देगा बोलो? अपने न्यूट्रिएंट्स बाहर फेंक देगा, अपने फैट भेज देगा, ये सब भेज देगा, प्रोटीन। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो दे देगा। समझो ये ब्लड क्या करेगा? अगर ये न्यूट्रिएंट्स लेके गया सब जगह से, लेकिन लोगों ने नहीं लिया, तो हार्ट के पास लेके नहीं जाता है, वही बिखराता जाता है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे छेद बने। ओके, लेकिन यहाँ पर एक हार्ट को मालूम है, ये बॉडी को ये बात मालूम है, इसलिए बॉडी ने एक और सिस्टम बना रखा है। ये देखो, वो इन सबको ला करके फिर से हार्ट को दे देगा, कहेगा ये देखो आपका जो ब्लड है वो पीछे से छोड़ के आया था, और मैं यहाँ से इसको वापस लेके कहाँ दे रहा हूँ आपको? फिर से इसको रोटेशन में रखो, नहीं तो ऐसे तो पूरे शरीर में फैट ऐसा बिखरा रहेगा। कोई भी चीज अगर आपके घर के बाहर फेंक दी जाए और उसको कोई उठाने ना आए, तो क्या कचरा घर नहीं बन जाएगा? तो हमारा समाज भी कचरा है, तो उसको उठाने कोई आता है कि नहीं पिकअप करने के लिए? तो अगर किसी ने फेंक दिया है, ब्लड ने अपने न्यूट्रिशंस बाहर फेंक दिए हैं, तो उसको क्या करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ, इसके 2 कौन से बताया बोलो? फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। तो इसी में ये जो हम लोग की ना ये कॉलर बोन है, इसके ठीक नीचे एक सब क्लेवियन वेन है, तो वो सिर्फ सब क्लेवियन वेन से इसको फिर से दे देगा। लेट अस सी हाउ द लिम्फेटिक सिस्टम वर्क, फिर 2 लाइन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो ब्लड वेसल है उसकी चार तरफ तो ऑर्गन भी होते होंगे, तो उसमें नहीं जाते हैं? जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये मैं एक आर्टरी दिखा रहा हूँ, एक आर्टरी से 4-5 आर्टीरियोल निकलते हैं। आर्टीरियोल सब कैपिलरी, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन, ब्रांचिंग होती है पूरी बॉडी में, सब जगह जाते हैं, फिर इकट्ठा हो जाते हैं। सही है? अब देखिए नाउ दिखाई पड़ेगा, कोई बात नहीं, अच्छी दिखाई पड़ जाएगी। Now, लिम्फ और कुछ नहीं है, ये जैसे हमने आपको बताया कि बताओ यहाँ से फैट और प्रोटीन लेके इसमें देगा, तो क्या वहां पर इसमें कुछ और इसको सेलुलर वेस्ट भी मिल जाएंगे, सेलुलर डेब्रीज,
तो ऐसे में हमारी बॉडी में ये लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में कहाँ पे, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं, ये ऐसे, और यहाँ पैर के पास भी बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं। ये क्या करते हैं? ये WBC जनरेट करते हैं। हाँ यही चीज, लेकिन सब तरफ सब जब ये लिक्विड ले जाके हार्ट में डालेगा तो उसके पहले लिम्फ नोड इसको क्या करेंगे? इसको क्लियर करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। ये जो लिम्फ ले जा रहा है ना, what is the purpose of lymph? That is lymphatic system क्या कर रहा है? Whatever is the extracellular fluid, सेल के बाहर जो फ्लूइड निकल गया है, it collects the extracellular fluid and put it again into circulation after cleaning it. ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कोशिका के बाहर निकले हुए द्रव्य पदार्थों को ये एकत्रित करता है तथा पुनः इसको सर्कुलेशन में डालता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? बोलो प्लस, लिम्फेटिक सिस्टम का क्या पर्पस है? फिर से सुनो, इट कलेक्ट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी कई दिनों से तुम बता नहीं रही हो। इट कलेक्ट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर निकल गया है, क्लीन इट एंड पुट इट अगेन इनटू सर्कुलेशन। रिपीट करो। पुट इट अगेन इनटू सर्कुलेशन। लिखो इस चीज को। इस सिस्टम का क्या नाम है? लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में हमें मेनली तो लिम्फ से मतलब है। तो लिम्फ क्या है? इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको कहेंगे लिम्फ। क्या कहेंगे बताइए? जो ये इसके अंदर ये देखो ऐसा कोनिकल शेप फ्लूइड होगा, वही तो कलेक्ट करेगा, लिम्फ है। इसका नाम बताओ। आदित्य। जैसे ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल में, तो लिम्फ कहाँ फ्लो करेगा? लिम्फ वेसल में। क्या होगा बताइए? लिम्फ वेसल। और बताओ इसके अलावा इसमें ये ऐसे कांटेदार क्या है? करेक्ट। लेकिन यहाँ WBC नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लिम्फोसाइट। है वही इम्यून सिस्टम, बिल्कुल दिखने में वही लगेगा। अभी डायग्राम दिखा देंगे, वही है। सर इसका वर्क, लिम्फोसाइट इज नथिंग बट WBC। समझ आ गई बात? इसका काम है इम्यून सिस्टम ठीक करना और जो सेल की डेब्रीज है, टूट फूट, उनको खत्म करना। इसका क्या नाम लिखे बोलो? रुक जा। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। जब मैं लिम्फोसाइट का मतलब सेल होता है, इसे WBC बोला जाए। और जहां पे ये लिम्फोसाइट जनरेट होते हैं, ये सब डॉट डॉट हैं, इनका क्या नाम है? लिम्फ नोड। जहाँ पे लिम्फ, ये जो WBC जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे हैं। कई बार यहाँ क्रैम्प हो जाता है, या यहाँ पर क्या होता है बहुत स्मेल आती है, या यहाँ पर बहुत स्मेल आती है थाइस में, या डिओड्रेंट हम लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वाइट इज सो WBC किल्स दोस पैथोजन एंड दे स्मेल फाउल। जब उनकी किलिंग होती है, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो डिओ हम लोग लगाते हैं यहाँ आम पेट में, सब जगह। तो 4 कंपोनेंट तुमको लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से बताए? तुम तो अच्छा बता लेती। और लिम्फ उसमें जो बह रहा है, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। देखो एक इन्होंने क्या बता दिया, ये क्या है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मतलब क्या काम है बताओ? बताती ही नहीं है, कितने दिन से पूछे, कुछ नहीं बता रही। बोलो, आप बोलो। हाँ बताइए, तुम तो कुछ अजीब सी बातें कर रहे हो। हाँ करेक्ट। इट प्रोड्यूसेस लिम्फ नोड प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करेगा? सही, तो जो बाहर से पैथोजन भी जाएंगे। ठीक है। तो जो WBC है वो कहाँ? अब देखो इसी में लिम्फ में, लिम्फ के बारे में समझो। लिम्फ इज येलो कलर्ड ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड। लिम्फ क्या है? बिल्कुल प्लाज्मा की तरह। चेक करो, प्लाज्मा पैकेट। ये देखो प्लाज्मा का कलर देखो,
दिख रहा है? यस सर बिल्कुल यही लिम्फ है। नाउ लिम्फ इज व्हाट? येलो It is yellow colored fluid. Okay. Which हाँ सेंटेंस पूरा करो। Which puts back बताती नहीं, दो लोगों से बुलवा दिया, इतना फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस पुअर है। Which puts back extra cellular fluid again into circulation। इधर उधर देख के हंस रही हो, जो असली काम है वो करो, इसीलिए तो कमजोर हो। 3 बच्चों से बुलवा दिया, तुम हैरानी से देख रही हो। आगे ना रिपीट करी जो हमने बोला। कौन सा फ्लूइड? एक्स्ट्रा फ्लूइड क्या होता है? हाँ रिपीट करो। It collects the extracellular glucose, cleans it and हाँ बोलो। Sir, it collects extracellular fluids, cleans it and puts back into the circulation. सर्कुलेशन। Yes, आप sir. रिपीट करो। It collects the extra fluids, एक्स्ट्रा सेलुलर। हाँ cellular fluids and again get it into circulation. एक चीज और बोली थी, यूनिट नहीं बोले। चलो, इट इज येलो कलर्ड फ्लूइड, ठीक है। इट कलेक्ट्स Sir, ब्लड की तरफ बॉडी के हर पार्ट में होता है. हर जगह है। ये बॉडी में इसका काम है सक्शन करना जो भी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन और ये सब फैट भी किसी मीडियम में तो बहेंगे। वहाँ प्लाज्मा में बह रहे हैं, तो यहाँ भी किस में बहेंगे? लिम्फ में बहेंगे। बॉडी का हर पार्ट. हर जगह तो है। सर इसका काम है सक्शन करना। जैसे तुम्हें मालूम है वो खतरनाक पुलिया के नीचे पानी भर जाता है तो एक मोटर आती, पानी सक कर करके बाहर फेंक दे। Yes, sir. वही चीज सही ना? खतरनाक पुलिया में पानी भर जाता है कि नहीं? Yes, sir. उसको सक कर सर इनकी भी बहुत सारी वेसल्स होती हैं. इट कलेक्ट्स। हाँ इट कलेक्ट्स, ये क्या करेगा बताओ? एक्स्ट्रा Cellular बॉडी में fluid. फैला हुआ है। इट कलेक्ट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। क्लीन इट यूजिंग लिम्फोसाइट। इसको किसके द्वारा क्लीन करता है? लिम्फोसाइट्स। एंड पुट बैक इनटू सर्कुलेशन, और इसे फिर से सर्कुलेशन में डाल देता है, ठीक है। नाउ Sir, अगर इसमें ऐसे WBC होते हैं तो ये प्रोटेक्ट भी करते हैं बॉडी को. ये एक तरीके से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है, ठीक है। इट हैज 4 कंपोनेंट्स, जिसको कि अर्पित बताएंगे। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है बताओ? लिम्फेटिक सिस्टम के, लिम्फेटिक सिस्टम में 4 चीजें हैं। हैज 4 कंपोनेंट्स, बोलो। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मतलब है सेल, जो इसके अंदर सेल बह रहे हैं इन्हीं को तो लिम्फोसाइट कहोगे। और इसके अंदर जो लिक्विड है उसका क्या नाम है? लिम्फ। ये जिस बर्तन में बह रहा है, और ये लिम्फोसाइट बनते कहाँ हैं? सर लिम्फ चलो नोड. रिपीट करो। Lymphocyte, lymph and lymph vessel. चलो, लिम्फेटिक सिस्टम के 4 कंपोनेंट है। कौन कौन से? दैट इज लिम्फोसाइट, लिम्फ वेसल, फिर लिम्फ नोड। सृष्टि, लिम्फ नोड में क्या होता है? Sir, lymph node में sir lymphocyte है. लिम्फोसाइट क्या करता है? Sir, lymphocyte sir, क्या करता है मैंने? sir, it removes the extracellular waste. वेस्ट, सही है। लिम्फ नोड एंड लिम्फ, इतना ही रखो। सिस्टम का काम. हाँ?